नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वालों को उपदेश देने का हक नहीं। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में सीमा के पास आज से करेगी युद्धाभ्यास। अभ्यास में सुखोई 30 MKI और राफेल जेट समेत अग्रिम पंक्ति के सभी युद्धक विमान होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। लोकसभा में 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। राज्यसभा में ग्लोबल वार्मिंग पर होगी चर्चा की शुरुआत। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी आने से घटी थोक महंगाई। नवंबर में घटकर 21 महीने के निचले स्तर 8.85% पर आई थोक महंगाई। मोरक्को को 2-0 से हराकर फ्रांस फीफा विश्व कप के फाइनल में। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उन्हें उपदेश देने का हक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा, इस विषय पर इस खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह ही कामकाज जारी नहीं रह सकता है। आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है। विदेश मंत्री ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी साजिश को रचने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दुरुपयोग की भी बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन में आयोजित एक समारोह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कसाबा कुरोसी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज भी मौजूद थीं। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जंतु का पाठ किया गया। इस मूर्ति को भारत द्वारा ही तोहफे के रूप में यूएन को दिया गया है। भारत ने प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार द्वारा बनाई गई ये आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र को उपहार स्वरूप दी है। दिसंबर महीने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जा रही है। ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से यूएन को तोहफे के रूप में महात्मा गांधी की ये प्रतिमा दी है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा और शांति वाली विचारधारा आज भी मायने रखती है। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने आधुनिक युग की विशाल हस्ती महात्मा गांधी को ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का आभार प्रकट किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले हफ्ते के सैन्य गतिरोध के बाद भारत चीन के मध्य ताजा तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में आज से 2 दिवसीय अभ्यास करेगी। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल जेट समेत अग्रिम पंक्ति के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य साधन शामिल किए जाएंगे। अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की समग्र युद्धक क्षमता और इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को परखना है। हालांकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच ताजा गतिरोध के बहुत पहले ही इस अभ्यास की योजना बनाई गई थी और इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में चीन की साजिश सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एम्स के सर्वर पर चीनी हैकर्स ने अटैक किया था। मंत्रालय के मुताबिक एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक कर लिए गए थे। इन सभी का डेटा रिकवर कर लिया गया है। ओपीडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के 2 रैंसमवेयर ग्रुप सम्राट ड्रैगनफ्लाई और ब्रॉन्ज स्टारलाइट इस हमले के पीछे हो सकते हैं। वहीं
दूसरा संदेह लाइफ नाम के एक ग्रुप पर था, जिसे वानारेन नामक रैंसमवेयर का नया वर्जन माना जा रहा है। जांच से यह भी पता चलता है कि हो सकता है कि हैकर्स ने बिक्री के लिए डेटा को डार्क वेब पर डालना शुरू कर दिया हो, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई थीं। भारत सरकार द्वारा 2014 में पवित्र नदी गंगा को साफ करने को लेकर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट नमामि गंगे, इसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है, जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने को लेकर अहम भूमिका निभाई है। नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलने के बाद गंगा नदी के संरक्षण और उसकी जैव विविधता को बचाने के लिए समर्थित प्रमोशन, कंसल्टेंसी और डोनेशन प्राप्त हो सकेगा। वहीं गंगा को लेकर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि और औद्योगिकीकरण को गंगा को हुए नुकसान का कारण बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 6 सदस्यीय संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने को कहा। अमित शाह ने दोनों राज्यों से अपील भी की कि जब तक उच्चतम न्यायालय इस विवाद पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक कोई दावा न करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के उनके समकक्ष बसवराज बोम्मई के साथ एक बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद का हल सड़कों पर नहीं, बल्कि सिर्फ संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों का आह्वान किया कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री सभी हमारे एमपीज को एक क्लैरियन कॉल दिया। G20 सरकार का कार्यक्रम नहीं है, G20 बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, G20 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, G20 भारत का कार्यक्रम है और ये भारत का लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए। सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है, उस शहर में हम और ज्यादा इंतजाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जलदस्युतारोधी विधेयक 2019 पर चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में आज ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभावों और इसके समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सदन में सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और सांसद प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। बुधवार को राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनकी सरकार जनजातीय समुदाय और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसद ने बुधवार को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र करने के लिए एक विधेयक पारित किया। राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों ने मध्यस्थता संबंधी विधेयक का समर्थन किया। कुछ सदस्यों ने प्रस्तावित केंद्र की विश्वसनीयता पर बल दिया। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्यस्थता केंद्र को सशक्त करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और एक नई दिल्ली के नाम से चलाएगा, तो उसमें विरोधाभास होगा या कंफ्यूजन होगा। मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं, जिससे
हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत और दबाव झेलने में समर्थ है। लोकसभा ने 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों और इससे संबंधित विनियोग विधेयकों को मंजूरी दी। अनुदान की अनुपूरक मांग के तहत 3 करोड़ 25 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी। महंगाई पर विपक्षी दलों के सवालों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले समय में महंगाई में लगातार कमी आई है और सरकार इसे और कम करेगी। Just to highlight, the fertilizer subsidy that we are demanding as a supplementary is 1,09,288.95 crores. Public distribution gets 80,348. This also is going towards the Garib Kalyan Anna Yojana and also for the decentralized procurement of food grains under the NFSA. टॉप न्यूज में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। We will focus on India's strategic partnership with Germany. Technology and economy remain the critical core of Germany's policies in which India is a partner. The most important is to see that how this green and sustainable partnership can transform India's growing economy. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। 2022 का आखिरी मन की बात कार्यक्रम इस महीने की 25 तारीख को प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों को अपने इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माईगॉव पर लिखने या 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है। प्राइड द्वारा दक्षिण एशिया के वैश्विक नेटवर्क उद्यमियों के प्रतिभागियों के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन आज संसदीय पुस्तकालय भवन में किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान प्रतिभागियों से मुलाकात करेंगे। मेघालय विधानसभा के 4 मौजूदा विधायक फेरलिन संगमा, सैमुअल संगमा, बेनेडिक्ट मारक और HM शांगप्लियांग असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा दक्षिणी राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इस लिहाज से उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी IWIS के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर है, जिसका इलाज छपरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव में हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस जनहित याचिका की सुनवाई करेगा। भारत इंडोनेशिया को ऑर्डिनेटेड पेट्रोल के 49वें संस्करण को आज से 16 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ निष्पादित किया जाएगा। स्वदेश में निर्मित मिसाइलों से सुसज्जित भारतीय नौसेना का युद्धपोत कारमुक इंडोनेशिया के बेलावन में मौजूद है और वो गश्त में शामिल होगा। ये गश्त 16 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर में खत्म होगी।
भारत का सबसे बड़ा बहुविषयक कला कार्यक्रम सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल आज से 23 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव दक्षिण एशिया के क्षेत्र से विविध रचनात्मक अभिव्यक्तियों को एक साथ लाता है और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। पश्चिम बंगाल में 28वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से होने जा रहा है। ये फेस्टिवल 22 दिसंबर तक चलेगा। इस बार 28वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेट पैक अवार्ड के साथ इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के विभिन्न देशों से लोग भाग लेते हैं। टॉप 10 खबरों के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पेरू के रक्षा मंत्री ने महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो को पद से हटा दिया, जिसको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। उग्र प्रदर्शन और सड़क अवरोधों के बीच पेरू सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। बता दें कि पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है। Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. जापान रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए इस हफ्ते बड़ी घोषणाएं कर सकता है। इसमें खर्च में बढ़ोतरी, सैन्य कमान को आकार देना और चीन के खतरे से निपटने के लिए नई मिसाइलें प्राप्त करना शामिल है। बता दें कि जापान का ये बदलाव चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और क्षेत्रीय मुद्रा के बारे में टोक्यो की आशंकाओं के साथ साथ उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च से लेकर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण तक के खतरों का परिणाम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिका और अफ्रीका के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते की घोषणा की। इसका उद्देश्य अफ्रीका की प्राथमिकताओं को ध्यान देना और उसे पूरा करना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा के बीच अफ्रीकी देशों के लिए एक भागीदार के रूप में स्थापित करना है। अफ्रीका के साथ चीनी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में लगभग 4 गुना है और बीजिंग पश्चिमी उधारदाताओं की तुलना में कम कठोर शर्तों पर ऋण देकर एक महत्वपूर्ण लेनदार बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस समझौते की घोषणा की। The United States is all in on Africa's future, and the work we've done over the past 2 years, building on decades of vital investments made under previous American presidents, has helped make possible the critical steps that I'm about to announce. चीन ने हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले को लेकर ब्रिटेन के 6 राजनयिकों को हटा दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि चीनी सरकार ने मैनचेस्टर में चीन के वाणिज्य दूतावास के अंदर एक लोकतंत्र समर्थक हांगकांग प्रदर्शनकारी को पीटने की घटना में शामिल एक वाणिज्य दूत और 5 अन्य राजनयिकों को हटा दिया है। 9 अमीर औद्योगिक देशों के एक समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी है, ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश को कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करके अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिल सके। नॉर्वे और डेनमार्क के साथ 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह का उद्देश्य 2050 तक वियतनाम के उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक लाने में उसकी मदद करना है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक निकाय से ईरान को तुरंत बाहर करने के लिए मतदान किया। अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ईरान की चल रही क्रूर कार्रवाई से शुरू किया गया था, जो सितंबर में नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद सड़कों पर उतर आए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट में लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार पटेल ने कहा कि वर्ष 2006 से 2014 की अवधि के दौरान कृषि बजट लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र ने पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2.16 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि कपड़ा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और देश 2030 तक इस क्षेत्र से 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों FTA से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तमिल संगमम कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश का कपड़ा निर्यात 2021 से 2022 में 44.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था और कपड़ा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए 4 से 5% का मार्जिन महत्वपूर्ण है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते में हम उद्योग के लिए शुल्क मुक्त पहुंच पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन में विभिन्न वस्तुओं पर 9% शुल्क है और अगर ये खत्म हो जाता है तो इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 2 दिवसीय टेक्सटाइल के क्षेत्र की अलग अलग विषयों पे, निर्यात पे, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रेशम के काम को बढ़ावा देने के लिए और विश्व भर में बनारस की जानकारियां भी पहुंचे और विश्व भर में से बनारस के यहाँ के हमारे उद्योग को भी एक संपर्क बनाने का काम इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में होगा। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी आने से थोक महंगाई नवंबर में घटकर 21 महीने के निचले स्तर 5.85% पर आ गई। नवंबर 2021 में WPI 14.87% थी। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 19 महीने तक दहाई अंकों में रहने के बाद अक्टूबर में घटकर 8.39% हो गई थी। नवंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर में कमी आने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, मूल धातुओं, कपड़ा, रसायन और रासायनिक उत्पाद, कागज और इससे बने उत्पादों के दामों में गिरावट आना है। टॉप न्यूज में अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस की टीम लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। कतर में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से करारी शिकस्त दी है। फ्रांस की तरफ से थियो हर्नांडेज और रैंडल कोलो मुआनी ने टीम के लिए गोल किया। अब फ्रांस की टीम लगातार दूसरा और ओवरऑल तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला नेशंस कप में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। बुधवार को हुए पूल बी के मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी जीत हासिल की। सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना लेने वाली इस टीम ने ग्रुप में अपना पहला स्थान हासिल किया। भारत के लिए दीप ग्रेस एक्का और गुरजीत कौर ने एक गोल किया। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट संदेश के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में पिरोने के उनके योगदान को याद किया है, जिसके कारण भारत आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 15 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 15 दिसंबर साल 1950 को वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का निधन हुआ। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री रहे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल ने करीब 500 से ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें सरदार पटेल, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क की उपाधियों से सम्मानित किया गया। साल 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 15 दिसंबर साल 1952 को पोट्री श्रीरामुलु का निधन हुआ। वे एक क्रांतिकारी होने के साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने साल 1952 में 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था। उनकी मांग थी मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश बनाने की। श्रीरामुलु को अमरजीवी भी कहा जाता है। क्रांतिकारी जतिन दास के बाद वे इकलौते दूसरे व्यक्ति बताए जाते हैं जिनका निधन अनशन की वजह से हुआ था। महात्मा गांधी ने एक बार उनके लिए कहा था, अगर मेरे पास श्रीरामुलु जैसे 11 और साथी होते तो 1 साल में ही अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद करा लेते। 15 दिसंबर साल 1832 को अलेक्जेंड्रे गुस्टाव एफिल का जन्म फ्रांस में हुआ। वे एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उन्हें विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के लिए जाना जाता है, जिसे पेरिस में साल 1887 से 1889 के बीच यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। एफिल ने फ्रांसीसी रेलवे नेटवर्क के लिए विभिन्न पुलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्हें न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है।